मंदिर ट्रस्ट का सरकारी नियंत्रण टालने हेतु करने योग्य प्रयास, इस विषय पर अधिवक्ता दिलीप देशमुख जी हमारा संबोधन करेंगे। तत्पूर्व हम उनका परिचय जान लेते हैं। पुणे महाराष्ट्र के अधिवक्ता दिलीप देशमुख जी सेवानिवृत्त प्रधान जिला न्यायाधीश हैं। आपने नूतन न्यायाधीशों को मार्गदर्शन मिले इस हेतु मराठी तथा अंग्रेजी भाषा में मॉडल आदेशिका क्रिमिनल तथा मॉडल आदेशिका सिविल ये पुस्तक लिखी है। सार्वजनिक न्यास की कार्यपद्धति इस विषय पर मराठी भाषा में आपने लिखी पुस्तक प्रकाशन के मार्ग पर है। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि वे आप हमें मार्गदर्शन करें। मंच पर उपस्थित आदरणीय पवन सिन्हा गुरुजी, सुनील जी घनवट, गुरु प्रसाद गौड़ा, मंच के सामने उपस्थित सभी हिंदू धर्मीय सभी को मेरा सादर प्रणाम। पवन सिन्हा गुरुजी और सुनील घनवट जी ने उनके उद्बोधन सत्र में एक मुद्दा उठाया था। पवन सिन्हा गुरुजी ने उठाया था कि मंदिर पर नियंत्रण होता है और OSD ऑफिसर ऑन स्पेशल ड्यूटी वहाँ पर डिप्यूट किया जाता है। सुनील घनवट जी ने बताया था कि 4.5 लाख मंदिर सरकार के नियंत्रण में है। तो सरकार की नियंत्रण में जो मंदिर है वो मंदिर सरकार के नियंत्रण से निकालने के लिए या सरकार ने उन पर नियंत्रण नहीं करना चाहिए, इसके लिए क्या करना जरूरी है, ये सब्जेक्ट मेरे तरफ दिया है। कानून का छात्र हूँ तो कानून की ही बात करूँगा। इस विषय पर बोलने के पहले मैंने एक टेस्ट केस बोल के महाराष्ट्र के एक मंदिर का अभ्यास किया। वो मंदिर जो है महाराष्ट्र का सबसे बड़ा मंदिर है। सबसे बड़ा इसलिए कि महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा श्रद्धालु उस मंदिर में आते हैं। कल ही हमारा आळंदी क्षेत्र है, आळंदी से पैदल वारी पालखी निकलेगी और तकरीबन 240 किलोमीटर का प्रवास करके वो पंढरपुर पहुँचेगी। निकलते समय उसमें करीबन 1 लाख लोग रहते हैं। पंढरपुर आने तक उनकी तादाद 10 लाख तक हो जाती है। साल में बहुत सारे आषाढ़ी एकादशी रहती है, कार्तिक एकादशी रहती है, महीने की एकादशी रहती है, उस समय बहुत यात्री वहाँ पे आते हैं। तो वो मंदिर टेस्ट केस बोल के मैंने सेलेक्ट किया और उसका स्टडी किया। स्टडी करते समय मुझे ऐसा ध्यान में आया कि वो मंदिर अभी सरकार के नियंत्रण में है। वो मंदिर सरकार ने नियंत्रण लेने से पहले क्या किया कि द पंढरपुर टेम्पल्स एक्ट नाम का एक कानून पारित किया 1973 में। तो वो जो कानून पारित किया, तो कानून का छात्र बोल के मैंने वो कानून की स्टडी की। तो किसी भी कानून जब पारित होता है, कोई भी कानून जब पारित होता है और उसका पब्लिकेशन होता है, तो उसमें शुरू में ऑब्जेक्ट रहता है कि ये कानून पारित करने के पीछे लेजिस्लेचर की क्या भूमिका है, ये कानून क्यों पारित किया है। तो पंढरपुर टेम्पल्स एक्ट का जो कानून है, उस कानून का ऑब्जेक्ट पढ़ते समय मुझे ऐसा ध्यान में आया कि वहाँ लिखा था कि द गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड सो मेनी कंप्लेंट्स रिगार्डिंग मिसमैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट ऑफ द टेम्पल। सरकार की तरफ उस मंदिर के मिसमैनेजमेंट के बारे में बहुत सारे कंप्लेंट्स रिसीव हुए, ऐसा लिखा है उसमें। और वो कंप्लेंट्स की तहकीकात करने के लिए सरकार ने क्या किया, नाडकर्णी कमीशन नाम का एक कमीशन बिठाया। रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज थे मेरे जैसे ही, उनका एक कमीशन बिठाया और उन्होंने स्टडी किया है वो कंप्लेंट का। और स्टडी करने के बाद अपना रिपोर्ट कुछ सजेशन के साथ अपना रिपोर्ट सबमिट किया गवर्नमेंट को। और वो रिपोर्ट को मद्देनज़र रखते हुए, वो रिपोर्ट का सहारा लेते हुए गवर्नमेंट ने ये पंढरपुर टेम्पल्स एक्ट नाम का एक्ट पारित किया। और उसमें सबसे पहले गवर्नमेंट ने क्या किया कि जो हेरिडेटरी वंश परंपरागत जो पीढ़ी दर पीढ़ी वहाँ के जो उत्पात, बड़वे, सेवेकरी, दिवटे, ऐसे जो मंदिर की सेवा करने वाले जो पीढ़ी दर पीढ़ी लोग सेवा करते थे, उनके सब राइट एबॉलिश कर दिए, उनके सब राइट ख़त्म कर दिए। ये पहला काम उन्होंने किया। दूसरा काम उन्होंने ऐसा किया कि वो जो ट्रस्ट था, पहले जो मंदिर का व्यवस्थापन है, मैनेजमेंट है, वो ट्रस्ट देखता था, वो ट्रस्ट अमलगमेंट किया, वो कानून में अमलगमेंट किया। और किया क्या कि गवर्नमेंट अपॉइंटेड एक कमेटी बनाई और मंदिर का पूरा मैनेजमेंट,
पूरे फंड्स, पूरी प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल प्रॉपर्टी पर कंट्रोल वो कमेटी का आ गया। बाकी सब लोगों का कंट्रोल वहाँ से ख़त्म हुआ। तो पिछले साल 2023 में सुब्रमण्यम स्वामी नाम के एक कार्यकर्ता है, उन्होंने वो एक्ट चैलेंज किया और उनका ऐसा कहना है कि ये जो एक्ट है ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, आर्बिटरी है। गवर्नमेंट किसी बात ना सोच के हुए अपनी हुकुमशाही जो रहती है उसके तहत ये एक्ट पारित किया। तो उसमें जो पिटीशन दाखिल हुआ हाई कोर्ट में, तो हर केस में जैसा होता है गवर्नमेंट ने हाई कोर्ट ने गवर्नमेंट का से कॉल किया, उनका रिप्लाई देने के लिए बोला है गवर्नमेंट को। तो गवर्नमेंट के जो सेक्रेटरी है उन्होंने रिप्लाई ऐसा दिया, उसमें एफिडेविट दिया, हलफनामा दिया, एफिडेविट दिया कि उसमें ऐसा लिखा है कि द गवर्नमेंट वही रिपीट किया कि द गवर्नमेंट हैज़ रिसीव्ड सो मेनी कंप्लेंट्स रिगार्डिंग मिसमैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट और मैनेजमेंट ऑफ द ट्रस्ट। और इसलिए और आगे ऐसा लिखा है एफिडेविट में कि फॉर बेटर मैनेजमेंट एंड फॉर प्रोवाइडिंग गुड सर्विसेज टू द डिवोटीज द गवर्नमेंट हैज़ पास दिस एक्ट। अभी वहाँ पे गुड सर्विसेज प्रोवाइड होते हैं नहीं होते हैं तो वहाँ पे विजिट करने के बाद ही ये पता चलेगा। तो अभी तक जो मैंने बात की है उसमें से ऐसा पता चलता है कि एक ही रीज़न है मिसमैनेजमेंट। इसी रीज़न के ऊपर उन्होंने वो कानून पास किया। तो अभी मिसमैनेजमेंट जो है, मिसमैनेजमेंट अपने टेम्पल में नहीं होना, इसलिए हम क्या कर सकते हैं। कुछ बातें बताने के पहले मैं एग्जाम्पल दूंगा। गुरुजी ने उनके उद्बोधन में एक मुद्दा उठाया था गंदगी का। तो गुरुजी से मैं अनुरोध करूंगा और बड़े गर्व से मैं कहूंगा कि महाराष्ट्र में एक मंदिर तो कम से कम ऐसा है कि वहाँ पे आपको बिल्कुल भी गंदगी नहीं मिलेगी। उस मंदिर का नाम है शेगांव मंदिर, जो बुल्ढाना डिस्ट्रिक्ट में आता है। यहाँ पे उपस्थित जितने न्यासी हैं उन सभी न्यासियों से मैं अनुरोध करूँगा कम से कम एक बार शेगांव विजिट करो आप, और वहाँ का मैनेजमेंट कैसा चलता है वो बात देखिए आप। तो फिर आपको कुछ भी स्टडी करने की ज़रूरत नहीं है। वहाँ पे जितनी सुविधा है, वहाँ पे जो मैनेजमेंट है, वो सब चीज़ें हम हमारे मंदिर में तो हो सकता है लागू नहीं कर सकते, लेकिन उसमें से 10% भी हमने अगर फॉलो किया तो बहुत बड़ी बात हो गई। तो सभी से अनुरोध है, गुरुजी से भी मैं अनुरोध करूँगा कि उनके पास अगर समय होगा तो जाते जाते आप शेगांव एक बार विजिट करो, आपको पता चलेगा कि कितना अच्छा तरह से वहाँ पे काम चलता है। गुरुजी ने गंदगी का जो मुद्दा उठाया था, वहाँ पे ऐसा लगा था कि झाड़ू लगाने में कोई कमी लगने का कोई कारण ही नहीं ना। तो मैं गुरुजी को बताना चाहता हूँ कि वहाँ पे ऐसी सिस्टम है, वहाँ पे एम्प्लॉयज़, सर्वेंट या नौकर जिसे बोलते हैं वो बहुत कम है। सब जो लोग हैं सेवेकरी है, और वहाँ सेवेकरी बनने के लिए 2 साल की वेटिंग है। आप अगर एप्लीकेशन देंगे तो 2 साल के बाद आपका नंबर आएगा। संस्थान से आपको एक लेटर आता है कि ये तारीख से ये तारीख तक 15 दिन के लिए आपको सेवेकरी बोल के अपॉइंट किया है, और वो 15 दिन सिर्फ 15 दिन के लिए उनकी तरफ से सेवा ली जाती है। तो एक एग्जाम्पल तो कम से कम हमारे महाराष्ट्र में भी है जहाँ गंदगी नहीं है और जहाँ का मैनेजमेंट टॉप मैनेजमेंट है। तो आपके मंदिर में अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी होगी तो गवर्नमेंट को रीज़न नहीं मिलेगा कि ये मिसमैनेजमेंट की वजह से हम ये मंदिर अपने हक में ले रहे हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं कि हमारा जो मंदिर है वो सरकार के नियंत्रण में ना जाए, इसके लिए हम दूसरा क्या कर सकते हैं कि आपके प्रदेश में, आपके स्टेट में जो भी कुछ कानून है मंदिर से रिलेटेड, वो कानून के सभी जो रूल्स है कंप्लीटली फॉलो करो। अगर आप रूल्स फॉलो करते हैं तो गवर्नमेंट के पास कोई रीज़न ही नहीं होगा कि आपका मंदिर कंट्रोल में लेने के लिए। जहाँ तक महाराष्ट्र की बात की जाए, महाराष्ट्र में महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट 1950 नाम का एक कानून है। वो जो कानून है, वो कानून में कुछ कंप्लायंसेस ट्रस्टी के लिए रहते हैं। वो अगर सब पूरे कंप्लायंसेस आप करते हैं तो गवर्नमेंट को कोई भी चांस नहीं रहेगा कि आपका मंदिर कंट्रोल में ले। तो कंप्लायंस में से एक जो मैंने पॉइंट्स निकाले हैं उसके ऊपर एक 20 मिनट की चर्चा हो सकती है, लेकिन समय की कमी की वजह से मैं सिर्फ आपको क्या क्या करना ज़रूरी है ये बता देता हूँ। पहला जो काम है, आपका मंदिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद पहला जो काम आपको करना पड़ता है तो चेंज रिपोर्ट दाखिल करना पड़ता है। चेंज रिपोर्ट का मतलब ऐसा होता है कि आपके ट्रस्ट में या आपके मंदिर में जितनी कुछ घटनाएं घटती है, जैसे कि आपने प्रॉपर्टी परचेस की, प्रॉपर्टी खरीदी की, ट्रस्टी बदल गए, किसी ट्रस्टी का देहांत हो गया, किसी ट्रस्टी ने राजीनामा दिया, नए ट्रस्टी अपॉइंट किए, ये सब जो घटनाएं होती है उसका चेंज रिपोर्ट जब घटना घटी उसके 90 दिन के अंदर देना पड़ता है। तो वो रिपोर्ट आप दीजिए। उसके बाद जो
आपको काम करना है। हर ट्रस्टी को, हर मंदिर को, हर ट्रस्टी को बजट देना पड़ता है कि आने वाले साल में मंदिर को कितनी आय होने वाली, आमदनी होने वाली, इनकम होने वाला है, उसका एक अंदाज़ा देना पड़ता है और खर्चा कितना है वो बजट देना पड़ता है। उसके बारे में रूल 31A है बजट के बारे में। तीसरा काम जो ज़रूरी आपको करना ज़रूरी होता है वो है कि मंदिर में आने वाली जितना इनकम है और खर्च जो होने वाला जितना इनकम है वो अकाउंट मेंटेन करना आपको ज़रूरी होता है। अकाउंट मेंटेन करने के बाद हर साल चैरिटी कमिश्नर ऑफिस में आपको बजट दाखिल करना पड़ता है, वो बजट दाखिल करना भी ज़रूरी है। और ये सब चीज़ें क्यों ज़रूरी है ये मैं अंत में बताऊंगा आपको। उसके बाद रिकॉर्ड कीपिंग तो मैंने अलग से एक 20 मिनट का सत्र था मेरा, पूरे 20 मिनट उसमें लगते हैं, लेकिन आपको मैं जल्दी में बता दूंगा कि रिकॉर्ड कीपिंग में क्या क्या करना जरूरी है। मंदिर के पास या ट्रस्ट के पास जितनी भी इमूवेबल प्रॉपर्टी है, अचल संपत्ति जितनी भी है या मूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी है, वो सबका एक अलग से रजिस्टर मेंटेन करना जरूरी है। उसके बाद मंदिर के कितने डिपॉजिट है, फिक्स डिपॉजिट कितने हैं, मंदिर के पास शेयर्स कितने हैं, भगवान का मंदिर रहते हैं, भगवान को चढ़ावा आता है, भगवान के जो ऑर्नामेंट्स रहते हैं वो सब ऑर्नामेंट्स की लिस्ट बनाना जरूरी है। और हर 3 महीने में ट्रस्टी ने वो लिस्ट वेरीफाई करना जरूरी है। उसके बाद चैरिटी कमिश्नर जो रहते हैं स्टेट के, कुछ सर्कुलर्स निकालते हैं, कुछ आदेश पारित करते हैं, और वो आदेश और सर्कुलर्स हर ट्रस्टी को उसका अनुपालन करना जरूरी होता है। तो वो जो ऑर्डर्स निकालते हैं उसका आप ठीक तरह से अनुपालन कीजिए। बाद में अगर समझो यहाँ पे 41D नाम का, महाराष्ट्र पब्लिक ट्रस्ट एक्ट में 41D नाम का एक प्रोविज़न है। वो प्रोविज़न ऐसा है कि ट्रस्टी की तरफ से अगर कुछ गलतियाँ होती है तो वो ट्रस्टी को डिसमिस करने के और वहाँ पे फिट पर्सन, जैसा कि सरकारी नियंत्रण है, फिट पर्सन अपॉइंट करने का ये प्रावधान है। तो वो गलतियाँ कौन सी है, वो ना होने के लिए क्या करना ज़रूरी है, ये मैं आपको शॉर्ट में बताऊँगा। मंदिर का जो अमाउंट रहता है उसमें मिस अप्रोप्रिएशन नहीं होना चाहिए, मिस मैनेजमेंट वहाँ पे नहीं होना चाहिए, मिस एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है पैसे तो आपने खर्च किए लेकिन गलत जगह पे खर्च किए, ऐसा नहीं होना चाहिए। बाद में अगर किसी ट्रस्टी को किसी क्रिमिनल ऑफेंस में अगर पनिशमेंट होती है, शिक्षा होती है, तो उसको वो ट्रस्ट पे रहने का अधिकार नहीं रहता है। ऐसे कुछ प्रावधान हैं। इन सभी प्रावधानों का, इन सभी रूल्स का आप अगर ढंग से पालन करेंगे तो गवर्नमेंट के पास कोई रीज़न नहीं होगा कि आपका मंदिर नियंत्रण में ले। तो सबसे मेरी विनती है कि ये सब चीज़ें हैं, आपके स्टेट में जो जो कुछ कानून है उसका ठीक तरह से आप पालन कीजिए। और सबसे बड़ा जो रीज़न है मंदिर सरकार की नियंत्रण में जाने के लिए, 2 साल चैरिटी कमिश्नर बोल के मैंने काम किया। मेरा जो अनुभव है, मेरा जो एक्सपीरियंस है, वो एक्सपीरियंस के तौर पे मैं बताता हूँ कि सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम है हर ट्रस्ट में या हर मंदिर में, वो है इंटरनल डिस्प्यूट। बहुत सारी जगह में ट्रस्टी में आपस में झगड़े होते हैं, विसंवाद होता है, केसेस होते हैं, एक दूसरे के ऊपर केसेस वो डालते हैं, और इसकी वजह से वो थर्ड पर्सन को वहाँ इंटर करने का चांस मिलता है। तो मेरी आप सबसे विनती है, गुजारिश है कि आपके जो भी कुछ इंटरनल डिस्प्यूट है वो आपस में निपटा लो, ताकि गवर्नमेंट को कोई रीज़न नहीं मिले कि आपका जो मंदिर है, आपका जो ट्रस्ट है वो उनके कब्ज़े में ले। ये सब कानूनी बातें तो मैंने आपको बता दी। कुछ 2-3 मुद्दे ऐसे हैं कि जो कानून से रिलेटेड नहीं, लेकिन आप उनके बारे में गौर कर सकते हैं। तो ऐसा है कि सोशल अवेयरनेस अगर अच्छी तरह से रहेगा, रमेश शिंदे जी यहाँ पर है, पिछले एक कार्यक्रम में उन्होंने सिद्धिविनायक मंदिर जो मुंबई का है उसके बारे में बताया था। आरटीआई के तहत उन्होंने बहुत सारे वहाँ पे इन्फॉर्मेशन निकाली है, और वो इन्फॉर्मेशन से ऐसा पता चलता है कि सिद्धिविनायक मंदिर की जो आमदनी है उसका जो खर्चा है हिंदू धर्म के लोग छोड़ के बाकी लोगों पे भी खर्च होता है। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन निकाल के आप गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं कि मंदिर हमारा है, डोनेशन हम देते हैं, तो उसका खर्च तीसरे आदमी के लिए क्यों करते हैं। तो ये एक बात है। आप सोशल अवेयरनेस, अभी इंटरनेट का ज़माना है, एक क्लिप आप डालेंगे तो 2 मिनट में सब तरफ वायरल होती है। तो ऐसे अगर आपके पास इन्फॉर्मेशन है तो ये इन्फॉर्मेशन के बेसिस पे आप गवर्नमेंट से सवाल पूछ सकते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। दूसरा ऐसा है कि पॉलिटिकल अवेयरनेस अभी लोकसभा के अभी चुनाव हो गए, अभी महाराष्ट्र में विधानसभा के चुनाव आ रहे हैं। तो किसी भी पार्टी का कोई भी अगर कार्यकर्ता हो
या उसका पदाधिकारी हो, तो आपको उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको हमारा जो अगर वोट चाहिए तो आपका जो एजेंडा है मैनिफेस्टो है, आपके पार्टी का जो मैनिफेस्टो है उसमें इंक्लूड करो कि मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो हम गवर्नमेंट के इसमें नहीं लेंगे, कंट्रोल में नहीं लेंगे, और गवर्नमेंट अगर ऐसा कुछ कर रही है तो उसको हम विरोध करेंगे। ये भी बात हम कर सकते हैं। उसके बारे में बाद में इकोनॉमिकल अवेयरनेस, तो इकोनॉमिकल अवेयरनेस में आप क्या कर सकते हैं कि जो मंदिर सरकार के नियंत्रण में नहीं है, जो मंदिर सरकार के नियंत्रण में नहीं है उसी मंदिर को आप डोनेशन दीजिए। जो मंदिर सरकार के नियंत्रण में है उसको डोनेशन देने की ज़रूरत नहीं, क्यों तो सरकार ने उसका नियंत्रण लिया है, तो उस मंदिर का जो मैनेजमेंट है वो चलाना सरकार की जिम्मेदारी है। उनको उनकी जिम्मेदारी निभाने दो, कैसी तरह से निभाते तो वो देख लो। तो यहाँ से आगे ध्यान में रखिए कि जो मंदिर सरकार के नियंत्रण, कितनी आसान बात है, डोनेशन तो आपको देना है, आपकी इच्छा है डोनेशन देना है, तो किस मंदिर को डोनेशन देना है ये तो आपका अधिकार है। तो जिस मंदिर को पैसे की ज़रूरत है, जो सरकार के कंट्रोल नहीं है, उसको भर भर के डोनेशन दीजिए, बाकी कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। बाद में लीगल अवेयरनेस के बारे में जहाँ भी कुछ आपको कुछ गलतियाँ दिखती है तो वो गलतियाँ सुधारने के लिए एडवोकेट संजू पुनाळेकर जी यहाँ है, वहाँ पे वो उस विषय पे बहुत सारा काम करते हैं। तो ये लीगल अवेयरनेस का कितना बड़ा फ़ायदा होता है मैं आपको बताऊं। तमिलनाडु में बहुत सारे मंदिर हैं, कम से कम 400 मंदिर ऐसे कि जो 1000 साल पुराने हैं। तो वो गवर्नमेंट ने क्या किया, 1951 ने एक एक्ट पारित किया, मद्रास हिंदू रिलीजन एंड चैरिटेबल इंडोमेंट्स एक्ट नाम का। तो जैसा कि पंढरपुर का जो मैंने बताया है वो एक्ट, वो सुब्रमण्यम स्वामी जी ने चैलेंज किया है वो एक्ट, ऐसा ही ये एक्ट 1951 में चैलेंज हुआ कि वो आर्बिटरी है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, ये मुद्दे पे वो चैलेंज किया। और फॉर्चुनेटली 13/12/1951 में मद्रास हाई कोर्ट ने एक जजमेंट दिया, और वो जजमेंट के तहत वो जो कानून पास हुआ था उस कानून के जो 20 इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो एबॉलिश कर दिए। और एबॉलिश करते समय हाई कोर्ट ने ऐसा डिसीजन दिया कि ये जो सब सेक्शंस है ये सब सेक्शंस अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसलिए एबॉलिश किए। और उसमें वो एक्ट में जो एक सबसे इम्पॉर्टेंट बात थी कि गवर्नमेंट को ऐसा अधिकार था, राइट था कि सिर्फ नोटिफिकेशन निकाल के कोई भी मंदिर अपने कब्जे में ले सकते थे, ऐसा उसमें प्रावधान था। मद्रास हाई कोर्ट ने वो प्रावधान निकाल दिया और ऐसा बताया कि सिर्फ नोटिफिकेशन के बेसिस पे आप कोई मंदिर आपके कंट्रोल में नहीं ले सकते हैं। बहुत फास्ट मैंने बताया, बहुत बड़ा सब्जेक्ट था, जितनी हो सके मैंने सब पॉइंट्स कवर करने की कोशिश की। किसी को अगर कुछ सवाल पूछने हैं तो मैं दिन भर यहाँ पे हूँ। आपको जब भी कभी भोजन के समय मिलेगा उस समय आप पूछ सकते हैं। मैंने जैसा कि मेरे परिचय में बताया, मैंने एक बुक पब्लिश किया है, सार्वजनिक न्यासांची कार्यप्रणाली, मराठी में है। तो महाराष्ट्र से जितने भी लोग यहाँ पे आए, मैं उनको बोलना चाहता हूँ कि आपके पास अगर वो बुक होगा तो आपको ट्रस्ट से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ गया। किसी आपके सवाल का जवाब अगर वो किताब में नहीं मिलता तो आप मुझे डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं। और बहुत आसान, 10वीं पास कक्षा का जो ट्रस्टी है, जो सिर्फ 10वीं पास है और जिसके पास एडवोकेट लगाने के लिए पैसे नहीं है, वो बुक की मदद से वो सब अपने कंप्लायंसेस कर सके। इतना आसान भाषा में वो पुस्तक लिखा है। आपको चाहिए तो बुक मिल सकता है। मेरा फ़ोन नंबर है, उसमें आप फ़ोन करके आप वो बुक बाय पोस्ट कॉल कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे बुलाया, यहाँ पे आपसे संवाद करने की संधि उपलब्ध कर दी, इसलिए महासभा का मैं आभारी हूँ। धन्यवाद। बंधुओं, हमारे मंदिरों का मिसमैनेजमेंट हम कैसे टाल सकते हैं, इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र अधिवक्ता दिलीप जी ने हमारे समक्ष रखे हैं। हमारा डॉक्यूमेंटेशन कैसे होना चाहिए, हमें कौन सी गलतियां टालनी चाहिए, हमें बहुत महत्वपूर्ण कानूनी सलाह भी उन्होंने यहाँ पर दिया है।
अगर अधिकतर बार देखा जाता है तो जो अधिवक्ता होते हैं तो उनकी कानूनी भाषा हमें इतनी जल्दी समझ में नहीं आती, लेकिन इतनी सहजता से अधिवक्ता दिलीप जी ने हमारे सामने ये सभी बातें रखी है, इसके लिए हम उनका बहुत बहुत आभार एवं धन्यवाद व्यक्त करते हैं।